बहावलपुर सूबा ही हमारी मंज़िल है। ना हमें सराइकी सूबा चाहिए, ना हमें जनूबी पंजाब सूबा चाहिए, ना हमें कोई सेक्रेटरीट चाहिए। हमारा सूबा, हम कोई नई बात नहीं कर रहे, ना नई बात मांग रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी पहले सूबाई हैसियत थी, हमारी उस सूबाई हैसियत को बहाल किया जाए। ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बातों पर यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। तो ज़ाहिर है कि शफ़क़त महमूद साहब और इसी कबील के और बहुत सारे दोस्त इस जद्दोजहद के अंदर अपना खून पसीना बहा रहे हैं। मैं ख़ुद इस बात का बहुत बड़ा हामी हूँ कि बहावलपुर सूबे की सूबाई हैसियत को बहाल किया जाए, और इस पे के लिए हम दामे दरमे सुखने जद्दोजहद भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी उन्होंने बहावलपुर सूबे के हवाले से अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद, अपना तारुफ़ सब कुछ करवाया, डिटेल आपके सामने रखी। अब हम इनकी ज़िंदगी का दूसरा वर्क पलटते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये एक मंझे हुए शायर भी हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बड़ा रवायती सा सवाल है कि हर्फ से नाता कब पड़ा आपका? हर्फ से नाता कब पड़ा, और पहला शेर अगर याद हो तो वो भी हमारे सामीन को सुनाइए। हर्फ से नाता, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तो बचपन हमने इकट्ठे गुजारा है। और आपको शायद याद हो कि हमने एक दफ़ा एक नज़में लिखी थी, मुझे किसी मुकाबले में भी गई थी, और शायद उस पर कोई इनाम भी उनको मिला था। शौरी तौर पर मुझे याद है कि वालिद साहब जो है ना, वो नसीम हिजाज़ी के नावल पढ़ा करते थे। तो जैसे ही उनका कोई नावल ख़त्म होता था तो वो सबसे पहले मैंने चोरी करना, उसको कोई चोरी करके, कभी वो चारपाई के नीचे घुस के, कभी कहीं छुप के, कभी उसको पढ़ना, और कोशिश करनी कि अब्बा जी को पता ना चले। लेकिन वो हमारी सोच होती है कि अब्बा जी को पता ना चले, अब्बा जी को हर चीज़ की खबर होती है। तो अब्बा जी भी पूरा वक्त देते थे कि ये पढ़ लें, पूरा इसको कर लें। जिन दिनों नसीम हिजाज़ी से तारुफ़ हुआ, उन्हीं दिनों एक रिसाला आया करता था, बच्चों का पैगाम। तो उस पैगाम रिसाले में भी हल्की फुल्की तहरीरें होती थीं, उसको पढ़ते थे। तो वो पढ़ते पढ़ते नहीं, मुझे पता नहीं चला कि कब ना वो शौक़ पैदा हो गया कि हम भी कुछ लिखें। तो जो भाई हमें पैगाम रिसाला देने आते थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार अगर मैं कुछ लिख के दूँ तो इस पर छप जाएगा। तो मुझे उन्होंने ना बड़ा, यानी एक उनका स्टाइल था कि उन्होंने कहा मुझे दिखाओ। तो उन्होंने मुझसे रिसाला लिया, उन्होंने उसका पहला सरवरक जो था उसको खोला, तो नीचे का एड्रेस लिखा हुआ था, 1A ज़ेलदार पार्क, इचरा, लाहौर। उसने कहा जी कि आपने जो कुछ भी लिखना है लिख के इस पते के ऊपर जो है वो भेज दें, ये छप जाएगा। तो वो उनके बताने का अंदाज़ था कि मुझे आज तक वो एड्रेस भी याद है। और वो ख़तो किताबत का दौर था, और मैं ये समझता हूँ कि वो दौर ख़त का और किताबत का, लिखने का, किताब बीनी का, पढ़ने का, लिखने का एक सुनहरी दौर था। अब तो हम PDF फाइल्स पे आ गए, एंड्रॉयड फ़ोन ने वो जो मज़ा था ना किताब के वर्क को पलटने का, वो छीन लिया हमसे। तो मैंने कुछ ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ लिख के वहाँ पे भेजी, उसमें एक आधी छपी, कुछ ना भी छपी, क्योंकि उन दिनों जो लोग भी लिखते थे वो ख़त के ज़रिए भेजते थे। ख़त के रास्ते में रह जाता था, कभी देर से पहुँचता था। तो खैर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मेरा जो असल जो मेरी आगाज़ था वो मेरा नसर से था। तो आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ता गया, मुख्तलिफ़ लोगों से भी सीखा। एक चीज़ बड़ी ना कॉमन है, अगर आप किताब पढ़ते हैं और उसको उसका हक़ देते हैं, यानी आप किताब को उसकी सही मानवियत, उसके पस मंज़र को, किसकी किताब है, उसके मुसन्निफ़ को, जब आप इन सारी चीज़ों को समझ के किताब को पढ़ते हैं तो किताब आपको बहुत कुछ देती है। और उसमें एक बड़ी चीज़ अहम है कि जो बंदा मुताले का रसिया होगा ना, वो कभी ना कभी लिखना ज़रूर शुरू कर देगा। अगर वो नहीं लिखेगा तो वो बोलना ज़रूर शुरू कर देगा। वो बला का मुकर्रर भी हो सकता है, वो बला का लिखारी भी हो सकता है। और आज भी फ़ी ज़माना ये बात सिक्का बंद है कि अगर आपका मुतालिया नहीं है तो आप लिख भी नहीं सकते और आप बोल भी नहीं सकते। कई किताबों का जो मुतालिया होता है ना,
वो आपकी इस डिश के अंदर मौजूद है। और जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक बड़े सीक्वेंस के साथ, तसलसल के साथ जो हैं वो आपकी ज़ुबान पे आ रही होती हैं। तो बुनियादी तौर पर मुतालिया ही था जो मुझे इस तरफ लेके आया। पहला शेर जो था वो था कि बात एक चेहरे की, चेहरा भी ज़िंदगी सा, और ज़िंदगी से प्यारी चीज़ तुमने कोई देखी है। फिर मुझे याद है कि हमने शुरू में कहा था, फिर बड़ा अरसा ये सिलसिला रुका रहा। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उस वक्त हमें असाइनमेंट्स लिखने का जो टास्क मिलता था हमारे प्रोफेसर की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उसने मेरी सही जो है ना वो मुझे पॉलिश किया है लिखने में। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद हसन रिजवी साहब ने मुझे तहरीक दी कि यार आप असाइनमेंट्स तो लिख रहे हो रूटीन के, अपने पढ़ाई के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो कुछ माशरती मौज़ूआत पर आप लिखें। तो शादी के उन्वान पर मैंने एक मज़मून सा लिखा, कोई 4-6 सफ़ों का। उन्होंने पढ़ने के बाद ना उसको ऐसे कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकती हो और लिख के लाओ। मैंने फिर एक हफ़्ता पूरा लाइब्रेरी में गुजारा और मैंने कोई 40-50 जो है वो सफ़ों के वो एक बना के दस्तावेज़ उनको दी, और उसमें मैंने शादी के हवाले से, यानी हम हमारे बीइंग मुस्लिम और बाकी दीगर मज़ाहिब और वो लोग जो मज़ाहिब को नहीं मानते उनके क्या अक़ीदे हैं, क्या उनका तरीक़ाकार है, और शादी का बेसिकली इंस्टीट्यूशन है क्या, इस पर मैंने वो लिखी। तो जब उन्होंने मुझे उस पर हौसला अफजाई दी कि फिर वो काफ़ी जगहों पे छप भी गई, फिर मुझे एक जो है वो बाकायदा जो है वो एक रास्ता मिल गया। उन्हीं दिनों गवर्नमेंट ने मसला कश्मीर पर एक ऐसे कंपटीशन करवाया था उर्दू और इंग्लिश में। तो उसमें पाकिस्तान की तमाम जामियात के जो है वो तलबा व तालिबात शरीक हुए। तो उसमें मेरे लिए मोटिवेशन की ये बात थी कि उर्दू का जो था शोबा, उसमें जो टॉप 10 जो थे आर्टिकल्स, उसमें मेरा जो था वो उन पसंद आया उन्हें। उस पर उन्होंने हमेशा सर्टिफिकेट्स भी दिए, वो कैश अपना प्राइज़ भी दिया। और शायरी जो है वो मैंने बाकायदा शुरू की को 2012 या 13 में। इससे पहले तुकबंदी तो चलती रहती थी लेकिन किसी से कभी सलाह भी नहीं ली, तो वो ऐसे ही था सिलसिला गैर रस्मी सा। फिर बाकायदा फिर शुरू हो गया जब उस्ताद शोरा के साथ बैठने का, उनसे सुनना, फिर उनको बताना कि सर ये चीज़ लिखी है, ज़रा इसकी इस्लाह फरमा दें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह भी आ गए और आज लोग सुनते भी हैं और करते भी हैं। बहुत खूब जी, माशाल्लाह। अच्छा शफ़क़त साहब, ये फरमाइए कि शायरी के बारे में आपका क्या ख़्याल है? शायरी क्या होती है? शायरी का ज़िंदगी में मुस्बत या मनफ़ी असरात होते हैं अगर आपके पास आपको आए हैं तो? देखें, अभी तक ना शायरी की कोई बाकायदा तारीफ़ तो नहीं मुरतब हो सकी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शायरी ना एक मानूस हैरत है, एक ऐसी बात जो आपके कहीं वहम में, गुमान में कहीं होती है और कोई शायर उसको अपनी ज़ुबान से अदा करता है और आप कहते हैं यार ये बात तो मैं भी कहना चाह रहा था, ये तो मेरे दिल की बात है, ये शायरी है। अब अहमद फराज का शायर है ना कि लोग उसे आंख भर के देखते हैं। अब आंख भर के देखना तो हर बंदा ही आंख भर के देखता है ना, किसी अच्छी चीज़ को, किसी अच्छे चेहरे को, किसी फूल को, किसी कुदरत की कारीगरी को। तो लेकिन लफ्ज़ों में बयान जब किसी शायर ने कर दिया तो वो एक मिसाल बन गई। ठीक है, अब मेरा एक शेर मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना लोगों को अच्छा लगेगा कि घर के आंगन का नूर होती हैं बेटियां, दिल का सरूर होती हैं। अब जिस को अल्लाह ने बेटी दी है वो शेर पढ़ता है तो वो मुझे बड़ी कहता है यार ये तो दिल की बात है। तो शायरी बेसिकली वो है जो हर किसी के गुमान में तो होती है लेकिन लफ्ज़ उसे सिर्फ शायरी देता है, और वो इतने खूबसूरत हो सकते हैं, वो इतने मयारी और तराश खराश से वो इतने वो अच्छे हो जाते हैं कि जब वो कोई बात करता है तो वो हर बंदे को लगता है कि ये मेरी बात है और वो उसके दिल में घर घर जाती है और वो लोगों की ज़ुबानों पर भी रह जाती है। ये शायरी है। अच्छा, शायरी के अच्छे बुरे असरात होते हैं, ये तो हमारा माशरा है। अब जिस तरह इंसानी उम्र के इर्तिका हैं, 14-16 साल की उम्र में हम और अंदाज में सोचते हैं, एंग्री यंग मैन होते हैं। वो एक शेर है ना कि जब इंसान के मसें भीगती हैं ना तो यहाँ पे हल्की सी सब्ज़ी सी एक आती है,
तो उस पर एक उस्ताद शायर का शेर है कि सब्ज़ ख़त को जो ख़त लिखा तो जवाब ख़त न रकम किया, और मेरे नामा बर से ये कह दिया कि जवाब ख़त से जवाब है। अब वो लाओबाली से उम्र होती है, महबूबा ने अपने महबूब को ख़त लिखा और कासिद को कहा कि उससे कहना कि मुझे उसका जवाब दे, लेकिन वो उसकी अल्हड़ सी और एक बेजारी वाली कैफियत होती है 16-18 साल की उम्र में, तो उसने वो उसका जवाब नहीं दिया। तो उसने शेर के अंदाज़ में, बड़े खूबसूरत अंदाज़ में वो बात समझा दी कि जी वो उसकी बेपरवाही थी कि उसने जवाब ही नहीं दिया। और फिर एक वक्त ऐसा होता है कि जब ख़त आने और लाने का जो एक वो जो रुवान परवर दौर होता है, जब आपको पता चले जी कि मुझे ख़त आना है, तो अब तो खैर मोबाइल का दौर है ना कि विदिन सेकंड्स आपके राब्ते हो जाते हैं। तो उस दौर में तो कई दिन जो थे वो ख़त लिखने में, फिर उसको छुपा के पहुंचाने में, किसी की मिन्नत करने में भी लग जाते थे। और फिर वो जो एक इसरारी और एक सरशारी की जो कैफियत होती थी, तो वो भी इंसान पे तारी होती थी। और फिर जब इससे आगे मरहले बढ़ते हैं, जब आपकी मुलाकात हो गई, आप ख़त तो किताबत से निकल आए, और इसी तरह एक उम्र का जो सिलसिला है कि आप मैच्योर भी होते हैं। फिर आप जब किसी इंसान की मोहब्बत से निकल के इसके मजाजी से हकीकी की तरफ जाते हैं, या आपको अपने खित्ते से मोहब्बत है, या आपको किसी और कुदरती मनाजिर से आपको इश्क की मोहब्बत हो जाता है। अब ये जो हमारे सियाह हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, उनको ज़ाहिर है कुदरती चीज़ों से लगाव होता है। तो इसी तरह शायरी जो है ना, ये शुरू में इसकी भी यही कैफियत होती है कि ये खलंडरी होती है। इसमें कहते हैं सुर्खी हो दे बुल्ला दी, ऐसी दी तैसी फुल्ला दी। अब ये शेर एक नौजवान को तो बड़ा भाएगा, लेकिन एक मैच्योर आदमी को जो 60-40 से ऊपर चला गया है, जिसके जहन में फ़िक्र माश भी है, जिसके जहन में ख़ानदान को स्टेबल रखने का भी एक जो है ज़िम्मेदारी है, जो अपने दोस्तों के साथ भी एक इज़्ज़तमाना अंदाज़ में जो है वो मामलात करता है, तो वो इतना खलंडरा नहीं हो सकता। ठीक है। अब शायरी का ये इजाज़ है ना कि अल्लामा इकबाल जैसे जो है वो कहते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अब इस एक शेर को अगर एक नौजवान पढ़ेगा तो किसी और अंदाज़ में सोचेगा, लेकिन अगर इसको कोई वो बंदा जिसको तसव्वुफ़ से रहा है, जिसको रूहानियत से जिसका ताल्लुक़ है, जो किसी मुर्शद का मुरीद है, वो इसको और अंदाज़ में देखेगा। और जिस बंदे की जो है वो अल्लाह ने उसको बसीरत दी है और वो डायरेक्ट अपने अल्लाह ताला से जो है वो हम कलाम होने की कोशिश करता है, या उसका कल्बी ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, जो ताल्लुक़ बिल्लाह का जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टिपिकल वो है, तो वो इसको किसी और अंदाज़ में देखेगा। अब एक ही शेर है, लेकिन हर उम्र के हर फ़र्द के लिए उसके माने भी जो है मुख्तलिफ है। बुनियादी तौर पर शायर जो है ना, वो अपनी बात कह जाता है, जो उसके जहन में होती है वो बात और होती है, लेकिन उसको पढ़ने वाले, उसको सुनने वाले अपने अपने अंदाज़ में उसमें से अपने अपने मतलब निकालते हैं। तो आपने पूछा कि शायरी के मुस्बत या मनफी असरात क्या होते हैं। शायरी के मुस्बत असरात भी होते हैं, मनफी असरात भी होते हैं। अगर अच्छी शायरी होगी, किसी मौजू पर होगी, तो वो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। अगर उसके अंदर फजूलियात हैं, लुग़्व है, फोहश निगारी है, तो वो आपको किसी और तरफ ले जाएगी। हमारे यहाँ हर तरह की शायरी हुई है। लोगों ने अच्छी शायरी भी की है, बुरी शायरी भी की है, बहुत बुरी शायरी भी की है, बहुत अच्छी शायरी भी की है। ये अब पढ़ने वाले पर मुनहसर है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। रिज़्मिया जो दास्तानें भी होती हैं, रिज़्मिया शायरी भी होती है। जंगों के अंदर अभी आपको याद होगा कि 1965 की जंग में नूरजहाँ ने जो गाने बॉर्डर पर जाकर गाए, मेरा डोल सपाहिया, मेरा सपाही जहन छबीला, इस तरह के जो थे, तो उसने लोगों को मोटिवेशन भी दी, कौम को ही नहीं जवानों को मोटिवेशन भी दी है। और अभी ये जो हमारे ISPR ने इस पे बड़ा फोकस किया है और पूरी कौम को एक नया जोश और वलवला दिया है। तो शायरी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि पढ़े लिखे लोगों पर असर करती है, ये हर उस शख्स पे असर करती है जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा भी शऊर दिया है। तो शायरी के असरात तो हैं और वो हमें हमारे माशरे में नज़र भी आते हैं। आज कोई भी एक अच्छा गाना किसी अच्छी लिरिक्स में आ जाता है, वो आपने नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था मेरे रश्क के चमन, उन्होंने कब का गाया हुआ था, इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आया तो वो इतना फेमस हुआ कि हर बंदे ने उसको गा लिया। बाबा बुल्ले शाह का कलाम अब जब ये नए हमारे हदीका क्यानी जैसी ख़वातीन या नए हमारे जो शाहर अली भगत जैसे लोग गा रहे हैं, तो वो एक तरह से वो दोबारा लोगों तक पहुँच रहा है, वरना वो तो किताबों में बंद हो गया था। तो शायरी जो है ना,
शायर अपनी शायरी कर लेता है, अपनी बात को कह देता है, फिर उसका शेर, उसकी शायरी जो है वो सफ़र करती है, वो बर आज़मों से निकल कर दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पहुँचती है। हमें आज अगर नक्शे, हमें आज अगर विलियम शेक्सपियर मिलता है, नसर और नज़म यानी शायरी या नसर की हम बात करें तो दुनिया जहान के जो अब मजमूआ कलाम हैं या शायरी के जो हैं वो नमूने हैं, वो अब आम हो गए हैं और फिर नई मशक़ें भी हो रही हैं। हाइको है, नज़म है, आज़ाद नज़म है, इस तरह से। तो शायरी एक बड़ी वसी जहत है। किसी भी ज़ुबान की तरवीज में शायरी का सबसे बड़ा किरदार होता है और शायरी जो है वो असरात रखती है।